देखिए, आज से हम लोग इतिहास का जो आधुनिक इतिहास का मेन टॉपिक है, वहाँ से आज हम लोग इतिहास शुरू कर रहे हैं। तो सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और सभी लोग, हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए। देखिए, हमने बताया था कि यूरोप से सबसे पहला देश आने वाला जो था वो था पुर्तगाल। जो दूसरा देश आने वाला था वो था डच। फिर तीसरा देश था ब्रिटेन। तो पुर्तगाली को भारत में जो हराया था वो किसने हराया था? डचों ने। और डचों को हमारे देश से निकाला था किसने? तो इन ब्रिटिश वालों ने। ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड ने। और इंग्लैंड, इसके बाद फ्रांस आया था, तो फ्रांस को भी भारत से किसने बाहर किया था? ब्रिटेन ने। तो भारत में ये तो तय हो चुका था कि अब ब्रिटेन ही शासन करेगा प्लासी के युद्ध के बाद। तो सबसे पहले सभी का मन में यह आता होगा कि ब्रिटेन ही क्यों इतना शक्तिशाली देश हुआ कि यूरोप में भी अपना शासन स्थापित किया और साथ ही साथ भारत में भी अपना शासन स्थापित किया। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ फैक्चुअल बातें जान लेते हैं, फिर उसको जान लेंगे कि ब्रिटिश का इतिहास क्या था जिससे ब्रिटिश क्या हुआ? शक्तिशाली बना। देखिए, बात है 1599 की। 1599 एक व्यक्ति था जिनका नाम था जॉन मिल्डेनहाल। ये नाम याद रखना आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन मिल्डेनहाल, ये जो व्यक्ति था, प्रथम ब्रिटिश नागरिक जो भारत आया था, उस व्यक्ति का नाम था जॉन मिल्डेनहाल, प्रथम ब्रिटिश नागरिक। और भारत में ये स्थलीय मार्ग से आया था। स्थलीय मार्ग मतलब भूमि के मार्ग से आया था, ये किसी समुद्री मार्ग से नहीं आया था। तो पूछा जाता है कि प्रथम स्थलीय मार्ग से आने वाला जो ब्रिटिश था उसका नाम क्या था? तो जॉन मिल्डेनहाल 1599 में आया था। फिर उसके बाद 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 में 31 दिसंबर, क्योंकि ये डेट भी पूछा है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को वहाँ के कुछ मर्चेंट थे। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। ब्रिटेन के कुछ मर्चेंट थे। चूँकि डच आ चुके थे, पुर्तगाली भी आ चुके थे, तो यूरोपियों को ये पता था कि पुर्तगाली और डचों को इंडिया की खोज कर लिए हैं, जिससे ये मसाले का व्यापार कर रहे हैं। तो वो लोग, उनमें से मिल्डेनहाल भी आया था ब्रिटेन का, तो इसने भी रास्ता पता लगा लिया था। तो उसके बाद जॉन मिल्डेनहाल जब यहाँ से गया तो ब्रिटेन में कुछ मर्चेंट्स यानी व्यापारियों का एक समूह बनाया। उन जो मर्चेंट्स के ग्रुप थे उन्हीं को कहा गया एडवेंचर ऑफ मर्चेंट्स। एडवेंचर मतलब होता है जो खोजकर्ता होते हैं या जो साहसी लोग होते हैं, खोजकर्ता को ही क्या कहता है? एडवेंचर ऑफ मर्चेंट्स। और उस वक्त ब्रिटेन की जो रानी थी उसका नाम था एलिजाबेथ। ब्रिटेन की रानी जो थी 1600 ईस्वी में, कौन थी? एलिजाबेथ ने इन जो व्यापारियों का ये ग्रुप था उसको अधिकार दिया, चार्टर मतलब अधिकार प्रदान किया कि आप लोग जाकर के ईस्ट के देशों में, हमने बताया था कि यूरोप जो है हमसे वेस्ट में है। यूरोप हमसे किधर, किस दिशा में है? वेस्ट में। तो वो हमसे वेस्ट में है, तो उनके लिए हम किस दिशा में होंगे? ईस्ट में। तो उन्होंने जो कंपनी स्थापित किया था उस कंपनी का नाम क्या रखा था? उन मर्चेंट्स ने नाम रखा था द गवर्नर एंड कंपनी। कंपनी का मतलब होता है कुछ व्यक्तियों का जो समूह होता है, व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? कंपनी। कई व्यक्तियों जो मिलकर बना होता है समूह, उसको क्या कहता है? कंपनी। यानी कि द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, यानी गवर्नर और लोगों के समूह, व्यापारियों का जो समूह था ऑफ लंदन। ये कहाँ में? लंदन, इंग्लैंड की जो राजधानी थी लंदन। ट्रेडिंग मतलब होता है व्यापार करना, इन टू द ईस्ट, यानी वहाँ से व्यापार करने के लिए 15 साल के लिए ये वहाँ के एलिजाबेथ ने 15 साल के लिए अधिकार पत्र ये जारी किया था। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्ष के लिए। और एलिजाबेथ ने जब वो वहाँ से अपना अधिकार पत्र जारी किया था तो भारत में अनुमति लेने के लिए वो जो पत्र लिख कर दी थी भारत में व्यापार करने के लिए, तो उस वक्त भारत में जो राजा थे, तो पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और जब यहाँ से ये अधिकार पत्र मिला था एलिजाबेथ के द्वारा, तो उस वक्त भारत के सम्राट कौन थे? तो भारत के सम्राट थे अकबर। कौन थे? अकबर थे। आपको पता होगा कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जब वहाँ से अधिकार पत्र वहाँ से जो अधिकार पत्र आया था, तो वो किसके नाम से आया था? अकबर के नाम से। लेकिन वो जो अधिकार पत्र भारत में लेकर पहुँचे, वो कब पहुँचे? 1608 में। तो जब यहाँ के दरबार में पहुँचे, उस व्यक्ति का नाम था कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस कौन व्यक्ति थे? कैप्टन हॉकिंस नाम था उनका।
ये कई भाषाओं की ज्ञाता था। ये फारसी भी जानता था, ये इंग्लिश तो जानता ही था, ये हिब्रू भी जानता था, जो इजराइल की भाषा है उसे हिब्रू कहते हैं। ये कुछ अफ्रीकन भाषा भी जानता था, अरेबिक भाषा भी जानता था, ये कई भाषाएं जानता था। तो जब ये यहाँ पर पहुंचा तो फिर अकबर के बाद जो शासक बन चुका था उस व्यक्ति का नाम था जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर। तो जहांगीर के दरबार में पहुंचा तो पूछा जाता है कि किसके समय में, जब एलिजाबेथ ने कंपनी की स्थापना की थी तो उस वक्त भारत का शासक कौन था? अकबर। या अधिकार जो पत्र, अधिकार पत्र आया था किसके नाम से आया था? तो अकबर के नाम से। लेकिन जब यहाँ पहुंचा दरबार में तो कौन शासक था? तो जहांगीर था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो कैप्टन हॉकिंस को ही जहांगीर ने जब आया था इसके दरबार में तो इसको मनसब प्रदान किया था 400 का। मनसब का मतलब होता है एक प्रकार से पद प्रदान करना। पद मतलब जो पदवी होती है ना, नौकरी का एक पद प्रदान करना। 400 का प्रदान किया था। और इसी को कैप्टन हॉकिंस को ही इंग्लिश खान की भी उपाधि दिया था। इंग्लिश खान की, क्योंकि अंग्रेज था तो इंग्लिश खान की उपाधि किसको दिया गया था? कैप्टन हॉकिंस को। और किसके द्वारा दिया गया था? जहांगीर के द्वारा। तो मैं थोड़ा सा मुगलों का एक कालक्रम बता दे रहा हूँ, इसे आपको याद करना ही पड़ेगा थोड़ा सा सन के साथ। तो जैसे 1526 में जब पानीपत की लड़ाई हुई थी बाबर के बीच में, तो बाबर शासक बना था भारत का। तो बाबर ये जो था 1530 तक था। कब तक था? 1530 तक था। फिर उसके बाद आया हुमायूं। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं गद्दी पर कब तक बैठा था? 1530 से लेकर के 1556 तक था ये, 55 तक, क्योंकि तब सीढ़ियों पर से गिर के मर गया। इसके बीच में शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठा था, लेकिन चूंकि हम अभी शेरशाह सूरी का नहीं पढ़ रहे हैं, बस हम क्रम बता रहे हैं एक बार। फिर हुमायूं का ही पुत्र कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। ये अकबर 1555 से लेकर 1605 तक गद्दी पर था। फिर अकबर का पुत्र था जहांगीर, जिसे क्या कहा जाता है? सलीम जो था ये 1605 से लेकर के 1628 तक गद्दी पर था। फिर ये भी गद्दी पर से मतलब वृद्ध होकर मर गया। फिर इसी का पुत्र था जहांगीर का, जिसका नाम था शाहजहां। क्या नाम था? शाहजहां। ये 1628 से लेकर 1658 तक था। इसका पुत्र औरंगजेब ने इसे गद्दी पर से हटाकर जेल में रख दिया था, तो शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां। इसका पुत्र था औरंगजेब जो था ये 1658 से लेकर 1707 तक गद्दी पर था। 1707। तो इसके बाद मुगल कमजोर हो गए। जहांगीर देख रहे हैं, औरंगजेब 1707 तक गद्दी पे था। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मुगल शासन में सबसे अधिक दिन तक किस मुगल शासक ने गद्दी संभाली थी, तो उस शासक का नाम था औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। औरंगजेब के मृत्यु के बाद गद्दी पर जो बैठा था उस व्यक्ति का नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह प्रथम इसको कहा जाता है। यह 1707 से लेकर 1710 तक गद्दी पर था। फिर बहादुर शाह के बाद जो बैठा था उस व्यक्ति का नाम था जहांदार शाह। इसे को शाह बेखबर भी कहा जाता है। तो ये 1710 से 12 तक गद्दी पे था। फिर इसके बाद जो आता है फर्रुख सियर। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं के वजह से ब्रिटेन का इतिहास समझ में आएगा शुरुआत के समय में। फर्रुख सियर जो था यह 1712 से लेकर के 1719 तक गद्दी पर था। फर्रुख सियर, इसका मंत्रियों ने इसका नटाई दबा के मुका दिया था। ऐसा राजा था ये, गला दबा के मुका दिया था, टेटुआ जैसे कहते हैं। फिर इसके बाद बैठा रफ़ी उद दौला। ये 4-6 महीने तक गद्दी पे था, तो 19 में ही मर गया 4-6 महीने रहकर। फिर उसके बाद आया रफ़ी उद दरजात। इसको 25 हो गया था, मर गया था उद्दौला 25। ये भी करीब साल भर के आसपास गद्दी पे था, ये 20 में मर गया 1720 में।
फिर उसके बाद जो गद्दी पर बैठा उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद शाह। इसको रंगीला भी कहा जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह, इसे रंगीला भी कहा जाता है। क्योंकि देख रहे हैं ये जब से इतिहास शुरू हुआ, जब से ब्रिटिश भारत में आए हैं तब से लेकर के है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला जो था यह 1720 से लेकर के 1748 तक गद्दी पर था, बहुत दिन तक था। फिर उसके बाद जो आया था उसका नाम था सफदर, सफदर नाम था, सफदर नहीं था इसका नाम, इसका नाम था तो देखिए जो 1748 में गद्दी बैठा था उस व्यक्ति का नाम था अहमद शाह बहादुर। क्या नाम था? अहमद शाह बहादुर नाम था। यह 1748 से लेकर के 1750 तक गद्दी पर था। फिर अहमद शाह बहादुर के बाद जो गद्दी बैठा था उस व्यक्ति का नाम था आलमगीर, आलमगीर नाम था। यह 56 से लेकर के मतलब 1756 से लेकर के 1760 तक गद्दी पर था। फिर इसके बाद जो आया उस व्यक्ति का नाम था शाह आलम। क्या नाम था? शाह आलम, शाह आलम द्वितीय भी कहा जाता है इसे, शाह आलम द्वितीय। ये जो था ये 1760 से लेकर के 1806 तक गद्दी पर था, 1806 तक गद्दी पे था शाह आलम द्वितीय। फिर उसके बाद आता है अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, वो वाला अकबर नहीं, ये अकबर द्वितीय गद्दी पे आता है। ये 1806 से लेकर के 1836 तक गद्दी पर था। फिर इसके बाद जो आखिरी मुगल शासक था उसका नाम था बहादुर शाह जफर। यही बहादुर शाह जफर था जिसकी एक शायरी बड़ी अच्छी थी, बहादुर शाह जफर। ये जफर नाम से शायरी भी लिखता था, जफर नाम से शायरी भी लिखता था। इसका नाम था बहादुर शाह जफर। यह 1836 से लेकर के 1857 तक, पता होगा कि जो विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति, उसका नेतृत्व करने वाला यही बहादुर शाह जफर था, जो बाद में 1861 में मर गया। इसकी एक शायरी में सुनाता बहादुर शाह जफर का, जब इसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया, जेल में मतलब इसे रंगून भेज दिया गया। रंगून मतलब म्यांमार, म्यांमार की उस वक्त राजधानी क्या थी? रंगून। जो आपने गाना सुना होगा कि मेरे पिया गए रंगून, तो उस वक्त रंगून जेल हुआ करता था कि जो रंगून में जाता था, ब्रिटेन वाले चूंकि अपने भारत में किसी को पकड़ते थे तो उसको रंगून भेजते थे। इसकी एक शायरी थी कि न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। इतनी मस्त शायरी लिखा था कि न किसी के आंख का नूर हूँ और ना ही किसी के दिल का करार हूँ। मैं जो किसी के काम ना आ सका, मैं तो वो बुझता हुआ चिराग हूँ। क्योंकि अभी जेल में बुझ रहा था, बेचारा मर रहा था, वृद्ध व्यक्ति था। तो ये बहादुर शाह है। इस तरीके से आपको ये मुगल काल याद रखना है। ये याद इसलिए रखना है क्योंकि एग्जाम में आजकल इन्हीं में से कुछ का नाम दे देगा। क्योंकि 2018 के पीसीएस में क्वेश्चन आया था, ये नीचे में से 4 लोगों का नाम दे दिया था और दे दिया था कि क्रम से कीजिए, कौन पहले था कौन बाद में था, चारों को क्रम से करने के लिए दिया था। इसलिए मैंने इसका नाम आपको लिखवा दिया है ताकि आपको याद रहे ये सब बातें। ठीक है, तो हम लोग आते हैं थोड़ा सा इस पर अब अपने। तो अब देखिए, जो मैंने कहा कि 1605 में अकबर के समय में वहाँ से आदेश मिला था, कौन लेकर आया था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस कब लेकर के आया? 1608 में। और हॉकिंस को मनसब प्रदान किया गया था, इसे इंग्लिश खाकी उपाधि दिया था किसने? जहांगीर ने। तो जो इन्हें जो एलिजाबेथ को द्वारा इस कंपनी को, जो कंपनी का मैंने नाम लिखा है, ये कंपनी का नाम ही कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि जो ब्रिटेन की कंपनी थी उसका पूरा नाम क्या था। तो जो मैंने इस पर लिखा है, इस कंपनी का नाम आपको याद करना है। इस कंपनी को जो भारत में 15 सालों के लिए अधिकार मिला था, बाद में एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद जो उसका पुत्र था जो गद्दी पर बैठा, उस व्यक्ति का नाम था राजा जेम्स। राजा जेम्स ने वो जो 15 साल का अधिकार था उसको आजीवन बना दिया गया राजा जेम्स के द्वारा।
तो भारत में फिर आजीवन के लिए उन्होंने अपना व्यापार स्थापित किया। सबसे पहले जो कंपनी स्थापित किए थे वो सूरत में स्थापित किए थे ब्रिटिशर से। लेकिन मैं आपको कुछ कहानियाँ सुना रहा हूँ कि ब्रिटेन ही क्यों पूरे यूरोप में या पूरे विश्व में ही ब्रिटेन क्यों छाया। सबसे पहले देखिए, ब्रिटेन में एक राजा था 1215 के समय में। ब्रिटेन में एक राजा था 1215 में। इस व्यक्ति का नाम था राजा जान। क्या नाम था? राजा जान। इस राजा जान ने क्या किया 1215 में, जिसे हमारे देश में 1215 के समय में समझ लीजिए कि गद्दी पे उस वक्त बैठा था इल्तुतमिश, या उससे पहले बहुत सी जगह पे राजपूत राजा थे और बहुत सी जगह पर मुस्लिम शासक हो चुके थे, फिर कई जगह पे ब्राह्मण शासक भी थे, अलग अलग भारत के राजा थे। ये यहाँ की जनता को या स्थानीय लोगों को अधिकार देना नहीं चाहते थे। अपने निर्णय को क्या करना चाहते थे? सर्वश्रेष्ठ मानते थे कि मेरा निर्णय क्या है? सर्वस्व है, सबसे ऊंचा है। मतलब हमारा निर्णय एक तरीके से भगवान का निर्णय के बराबर मानते थे भारत के लोग। लेकिन राजा जान ने अपने आप को वहाँ पर ये नागरिकों को बहुत बड़े अधिकार दिए, वहाँ के सामंतों को अधिकार दिए और ये अधिकार दे दिया कि राजा अपनी मनमानी नहीं करेगा, राजा भी कानून के तहत अब आ जाएगा। और हैबियस कार्पस का भी मामला अधिकार भी दिया गया था। सबसे बड़ा जो आज हैबियस कार्पस, अगर आपने कोई व्यक्ति पिक्चर देखा होगा जय भीम में जो मुद्दा है वो हैबियस कार्पस को ही लेकर के है। हैबियस कार्पस को हिंदी में कहते हैं अधिकार परीक्षा। हैबियस कार्पस को क्या कहते हैं? अधिकार परीक्षा। इसका मतलब होता है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को जेल में बंद किया है या किसी व्यक्ति को अपने हिरासत में ले लिया है तो आपको उसके कारण बताने होंगे। आप किसी बेगुनाह व्यक्ति को जेल में ऐसे ही नहीं डाल सकते। अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को जो अपराध नहीं किया उसको जेल में डाल दिया गया तो उसे कानून के समक्ष, कानून के समान या कानून के सामने अपनी निरपराध, मतलब उसको किस गुनाह में गिरफ्तार किया गया है ये सबूत देना पड़ेगा, अन्यथा आप उसको सजा नहीं दे सकते। ये अधिकार होता है हैबियस कार्पस, जो हमारे संविधान में बाद में यही जोड़ा गया है अनुच्छेद 21 के तहत, 21 नहीं 31 के तहत 31। तो अनुच्छेद 31 में भी हमारे संविधान में हैबियस कार्पस यानी मौलिक अधिकारों को अगर हनन होगा तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाकर के अपने इन अधिकारों के तहत अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है। तो जय भीम में भी यही बताया गया है। तो जब वहाँ के नागरिकों को बहुत बड़े बड़े अधिकार मिले और राजा को भी जब एक तरीके से बांध दिया गया, राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि उस देश में अब विज्ञान, और सबसे बड़ी चीज़ कि वहाँ के राजा ने एक और घोषणा की कि जो चर्च का दबदबा बहुत ज़्यादा था वहाँ पर, चर्च के दबदबा को भी क्या किया गया? कम कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया कि अब चर्च का दबदबा नहीं रहेगा। इस तरीके से ब्रिटेन को बहुत अधिक क्या मिली? ब्रिटेन के नागरिकों में नवाचार करने की एक प्रकार से स्वतंत्रता मिली। और हमारे भारत में जानते हैं कि नवाचार कहाँ से करेगा? नागरिक कर ही नहीं सकता, क्योंकि राजा चाहे यहाँ पर जनता को हैबियस कार्पस वाला अधिकार प्राप्त ही नहीं था। आज भी है भारत में हैबियस कार्पस का मामला, तो आज भी नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, एक विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, जिन्होंने एक लड़की थी उसका बलात्कार भी किया, उसके पूरे परिवार को मरवा भी दिया, कुछ दिन तक जेल में थे, छूट भी गए। यह है भारत का मामला। वर्तमान समय में देख रहे होंगे चिन्मयानंद महाराज का देख लो, बहुत बड़े बड़े भारत में आज भी नहीं हो रहा है ठीक से काम, तो सोचो पहले की बात ही अलग है। तो राजा जान के समय से ब्रिटेन को बहुत फायदा हुआ। और उसके बाद 15वीं शताब्दी में 1580 के वक्त जर्मनी में एक बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति था जिस व्यक्ति का नाम था मार्टिन लूथर। क्या नाम था? मार्टिन लूथर। इसका आप लोगों ने एक डायलॉग बहुत सुना होगा मार्टिन लूथर का। मार्टिन लूथर का कहना था कि आप अपनी सफलता पाने के लिए जितना तेज हो भागना हो भाग सकते हो, आप उतना तेज भागिए। अगर अब आपके पास भागने की एकदम शक्ति समाप्त हो गई है तो जितना तेज रेंग सकते हैं रेंगिए। अगर रेंगने की भी शक्ति नहीं हो तो जितना हो सके उतना खिसकिए, लेकिन आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ने से मत रुकिए। इसी मार्टिन लूथर का ये था। तो 1580 के समय में ये जर्मनी का बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ। ये उस वक्त जो इटली है, इटली को उस वक्त रोम कहा जाता था। इटली को क्या कहा जाता था? रोम कहा जाता था। और रोम की जो राजधानी थी वो थी वेटिकन सिटी।
जैसे आज के समय में जानते होंगे कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी। उस वक्त यूरोप में जो पादरी थे, जो चर्च के लोग थे, उनका जो मुख्य केंद्र था वो कौन था, वेटिकन सिटी। जैसे मान लीजिए ये इटली है, इटली के अंदर एक छोटा सा शहर है जहाँ पर चर्च वालों का दबदबा बहुत ज़्यादा रहता है। चर्च का मतलब जितने भी धार्मिक लोग इटली के बड़े मुख्य लोग होते थे, उनकी ये राजधानी हुआ करती थी वेटिकन सिटी। तो जिनको भी बाइबल इस सब के बारे में पढ़ना होगा, धार्मिक क्रिश्चियन धर्म के जितने भी धार्मिक चीज़ों को पढ़ना होगा, वो कहाँ जाएगा, वेटिकन सिटी में। तो मार्टिन लूथर जो था ये भी जर्मनी से चल के कहाँ पर पढ़ने के लिए आया, वेटिकन सिटी आया बाइबल को पढ़ने के लिए। और ये बाइबल जो था वो किस भाषा में पढ़ा जाता था, ये हिब्रू में था, हिब्रू भाषा में। हिब्रू मतलब इजराइल की जो भाषा थी, या फिर ये किस भाषा में थी, रोमन लैंग्वेज में था, जो रोम की भाषा थी, इन दो भाषा में। और ये जर्मनी से आया था। तो अब चूंकि पूरा यूरोप में कई भाषाएं चलती है, फ्रांस में फ्रेंच चलता है, जर्मनी में जर्मन चलता है, पोलैंड में पोलिश चलता है, ब्रिटेन में इंग्लिश चलता है, अलग अलग यूरोप के देशों में अलग अलग भाषा चलती थी। और ये पोप्स के लोग जो होते थे पूरे यूरोप में रूढ़िवादिता को फैलाते थे। कोई भी बात अपनी मनमानी होती थी तो ये लोग सीधे कह देते थे, मतलब इनके मन में, चर्च वालों को कोई भी अपनी मनमानी करनी है तो ये कह देते थे कि ये हमारी बाइबल में लिखा है। और वहाँ की आम जनता उसको नहीं समझ पाती, क्योंकि बाइबल जो है वो अलग भाषा में लिखी है और वो भाषा पढ़ना जानते हैं सिर्फ चर्च के लोग। जैसे हमारे भारत देश में ही बहुत सी जो रूढ़िवादिता है, ये लोग कह देते थे हमारे देश में ब्राह्मण लोग की बात गीता में लिखी है, ये बातें रामायण में लिखी है, ये बातें महाभारत में लिखी है, और वो संस्कृत में होती है बातें। अब इस बात को समझने के लिए, उसका अर्थ समझने के लिए व्यक्तियों को संस्कृत पढ़ने आना चाहिए, तब तो समझेंगे बात को कि किताब में क्या कही गई है और ये ब्राह्मण कौन सी नीति लागू कर रहे हैं। वही हाल था यूरोप में। अब ये जब जर्मनी से पढ़ने के लिए गया, मार्टिन लूथर जर्मनी से पढ़ने गया, कहाँ पर, इटली में वेटिकन सिटी। ये गया तो इनकी हिब्रू, रोमन, इन सब भाषा को पढ़ लिया। जब इसने पढ़ लिया तो इसने देखा कि बाइबल में लिखा कुछ और है और ये चर्च के जो पादरी लोग हैं ये कहते कुछ और है। एक तरीके से वहाँ के चर्च की व्यवस्था को पूरी तरीके से खारिज किया और बाइबल की जो बातें हैं उसको बताना शुरू किया। बाइबल में अच्छा एक बात लिखी है कि उनमें बहुत से लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता था कि मृत्यु क्या है, तो बाइबल में ये लिखी गई है कि भाई हमारे पापों का परिणाम मृत्यु है। बाइबल में लिखा है कि मृत्यु क्या है, तो उसमें लिखा है कि हमारे पापों का जो परिणाम है वही मृत्यु है, कि हम जो पाप करते हैं तो पाप बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा कि जब ये क्या हो जाएगी, मृत्यु में कन्वर्ट हो जाएगी, ये लिखा हुआ है। तो मेरा सवाल है कि भाई एक जो बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, आज पैदा हुआ रात को ही मर गया, जब पैदा होते ही मर जाता, उसने कौन सा पाप किया था। तो ये बाइबल में कुछ बातें, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया आपको कि सभी धर्म के लोग कितने मूर्ख बनाते रहते हैं। अब मार्टिन लूथर जो था, इसने जैसे ही यहाँ के चर्च के लोगों के, वेटिकन सिटी के चर्च वालों के खिलाफ हुआ, तो ये पोप्स वाले इन्हें छोड़ेंगे नहीं, मार्टिन लूथर को। इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया। ये जो थे मार्टिन लूथर, इस जगह से निकल के अपने जर्मनी गए तो इन्होंने वो जो बाइबल की किताब थी इसको कई भाषाओं में क्या कर दिया, लिखा। जर्मनी वालों के लिए जर्मन भाषा में लिखा, ब्रिटेन वालों के लिए इंग्लिश भाषा में लिखा, उसके बाद फ्रांस वालों के लिए फ्रेंच भाषा में वही बाइबल को लिखा। तो सब लोग अपनी अपनी भाषा में बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया। जब आम जनता देश की बाइबल पढ़ने लगी तो वहाँ की जनता को समझ में आया, अरे ये तो चर्च वाले कहते कुछ और है, ये बाइबल में लिखा कुछ और है, मतलब ये चर्च वाले जो है यही अपराधी, यही पापी लोग हैं। तो मार्टिन लूथर ने जो वहाँ पर ये जो ये क्रिश्चियन धर्म, तब तक जो ये क्रिश्चियन धर्म था, इस क्रिश्चियन धर्म को कहते थे कैथोलिक। जो पुराने क्रिश्चियन थे इन्हें क्या कहा जाता था, कैथोलिक कहा जाता था। इन कैथोलिकों के विरोध में क्रिश्चियन धर्म में ही रहते हुए एक नए जो क्रिश्चियन धर्म की शुरुआत की थी मार्टिन लूथर ने, इन कैथोलिकों से बचाने के लिए जो क्रिश्चियन धर्म स्थापित किया था उसी को कहा जाता है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन। क्या कहा जाता है, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन। अब इस प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन जो थे ये रूढ़िवादिता को नहीं मानते थे, ये विज्ञानवाद को सर्वोपरि रखते थे। ये जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन के लोग थे ये किस चीज़ को सबसे सर्वोपरि रखते थे, विज्ञानवाद को सबसे ऊपर रखते थे। और इसी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन का ही सबसे अधिक दबदबा कहाँ था, ब्रिटेन में था। तो ब्रिटेन में जब इस प्रोटेस्टेंट यानी कि जो रूढ़िवादिता को नहीं मानता इसका दबदबा है,
तो ये जान लिया आप, हमने कहा 1580 के समय में। तो बाद में जो ब्रिटेन की क्रांति हुई थी, ब्रिटेन में 1688 में क्रांति हुई थी, यही मार्टिन लूथर का जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन था, यही बहुत अधिक वर्चस्वशाली हो गया। जब हमारे देश में विज्ञानवाद बढ़ेगा तो रूढ़िवादी लोगों के लिए खतरा उत्पन्न होगा। तो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन जैसे जैसे बढ़े, यूरोप में जो रूढ़िवादी कैथोलिक जो राजा था, इसका समापन होने लगा। और ये जो 1688 में जो क्रांति हुई थी, वो जो राजा था वो कैथोलिक विचारधारा का था, और वहाँ की आम जनता जो थी वो कैसी हो गई थी, प्रोटेस्टेंट हो चुकी थी। ठीक है, इसलिए वहाँ पर अब विज्ञानवाद की शुरुआत हो चुकी थी। तो 1688 में यहाँ पर क्या हो गया, स्थापित हुआ लोकतंत्र। वहाँ की जनता अब समझदार हो चुकी थी, और वहाँ पर जो राजतंत्र था, राजतंत्र में समाप्त करके कौन सा तंत्र स्थापित हुआ, लोकतंत्र स्थापित हुआ। मतलब राजा तो रहेगा, लेकिन मात्र नाम का बस राजा रहेगा, लेकिन उसका कोई काम नहीं रहेगा। तो ये राजतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक दोनों देश है ब्रिटेन वर्तमान समय में। तो इसका फायदा तो ब्रिटेन को मिलना ही था, इसलिए ब्रिटेन का हुआ दबदबा हुआ। जैसे कि आज अपने देश में हम देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन में बने हैं, उससे पहले के बहुत बने हैं। ये सब 12वीं 13वीं शताब्दी बनी है, बहुत आगे हैं वो लोग, सोच विचार के लोग। और हमारे भारत में देख रहे हैं आज 21वीं शताब्दी चल रहे हैं, मंदिर मस्जिद के लिए झगड़े हो रहे हैं। कोई समस्या आती है, पहले विद्यालय बंद करवाए जा रहे हैं। बड़ी अफसोस होता है मुझे इस बात को जानकर कि हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, लेकिन भारत में कुछ भी कोई भी घटना घटित होता है तो सबसे पहले विद्यालय बंद करवाए जा रहे हैं। शराब के दुकान वैसे ही खुले हैं, मेले वैसे ही लग रहे हैं, नेताओं की रैली ऐसे ही चल रही है। मुझे याद है कि 2020 में जो चुनाव हुआ था बंगाल और बिहार में, दिल्ली से जाते थे भाषण दे करके, फिर दिल्ली में जाते थे और कहते थे, भाषण देते थे तो रैली होती थी, पूरा भीड़ लगता था। फिर उसके बाद दिल्ली पहुंचते थे तो शाम को भाषण देते थे कि देश में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कृपया आप दूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, भाषण देते थे। तो और आज के समय में और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग निम्न मतलब गरीब पिछड़े वर्ग से आते हैं या जो शिक्षा से दूर है, उनको मैं बता दूं कि जो ये बिना पढ़ाई किए अगर आप कक्षा 10-12 की डिग्री ले रहे हैं, इस डिग्री को लेकर सिर्फ आप शादी कर सकते हैं, नौकरी नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जान लीजिए कि जो डिजिटल शिक्षा की बात कर रही है सरकार, ये डिजिटल शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग को मिलेगा, जो अमीर है उनको मिलेगा। निम्न जाति के गरीब वर्ग के लोगों को तो शिक्षा मिलेगा ही नहीं। आज से समझ लीजिए 2 साल बाद या 3 साल बाद जब आप एग्जाम देने जाएंगे कंपटीशन के लिए, नौकरी के लिए, तो आप वहाँ पर अब ये नहीं चलेगा आपका कि कोरोना काल में आपने नहीं पढ़ा है, ये सब नहीं चलने वाला है आपका। वहाँ पर आपका काम आएगा आपका पढ़ाई। तो शिक्षा की मांग कीजिए, 5 किलो गेहूँ खा करके आनंद मत लीजिए, नहीं तो 5 किलो के चक्कर में आपका जीवन नरक हो जाएगा। तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ आप समझ चुके होंगे। तो सभी को धन्यवाद, गुड नाइट। और इतिहास की हम लोग अब कल, इसके बाद इसके आगे के इतिहास हम लोग कल शुरू करेंगे। सभी को बाय।